प्रश्न है, ये बोर्ड प्रदर्श पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। हमारा ये मॉडल पेपर नंबर 4 रहने वाला है। देखिए बहुत ही अच्छे कंटेंट को लेकर आया हूं। इससे पहले हमने आपको 3 मॉडल पेपर करा दिए थे, जिसकी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। आप वहां जाकर उन मॉडल पेपर्स को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आप सभी इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। हम देखते हैं अपने अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगले जो सेक्शंस हमारा रहने वाला है लिखित पोर्शन का, खंड वा से हम शुरुआत करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न यहां पर भी मैं लेके आया हूं। जो बोर्ड प्रदर्श पेपर है उसको मैं सॉल्व करा रहा हूं आपको और बहुत ही अच्छा पेपर आया हुआ है। आइए शुरू करते हैं अपने उन पोर्शंस को। देखिए सबसे पहली हेडिंग है सभी प्रश्न आपको हल करने हैं। इस हेडिंग में आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 6 के 6 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है वो आपका 2 नंबर का रहने वाला है। इस पहली हेडिंग से आपको 12 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। देखिए हमने आपके सामने 2 प्रश्न लिखे हुए हैं और दोनों प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे प्रश्न रहने वाले हैं। लिखा हुआ है पहला प्रश्न, स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 7 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। देखिए अभाज्य संख्या के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। देखिए अभाज्य संख्या उस अभाज्य संख्या को कहते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, वह 1 से पूर्णतः विभाजित होती है। वह 1 से पूर्णतः विभाजित होती है और आप जानते हैं, आप कहेंगे कि 1 से तो सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती है। हाँ, ये बात सही है कि 1 से सभी के सभी नंबर पूर्णतः विभाजित होते हैं, लेकिन जो अभाज्य नंबर है वह 1 से विभाजित होगी और स्वयं से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? स्वयं से विभाजित होगी। तो आइए इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए किस तरीके से बात बनने वाली है। इस प्रश्न में हम आपसे बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ अभाज्य नहीं, यहाँ पर आपका भाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाज्य होना चाहिए, भाज्य नंबर होना चाहिए। भाज्य संख्याएं क्या होंगी? अब तो भाज्य संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में हमने आपको बताया, क्या सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, ओनली फॉर 2 फैक्टर्स होंगे उस नंबर के। तो आप जान सकते हैं नंबर के जो फैक्टर होंगे यानी 1 से कटेगी संख्या और वह स्वयं से कटेगी, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या के बारे में जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वह आपकी भाज्य संख्या होती है। इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके सामने एक संख्या है, इस संख्या को फैक्टराइज लिखा गया है। 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 7 हो जाएगा। देखिए क्या करने वाले हैं, यहां पर आप क्या करेंगे, इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन मिल जाएगा तो बच जाएगा 3 गुणा 5 प्लस 1। अब यहाँ ये 7 रहेगा, ये 5 3 15, 5 3 15 और एक आपका 16 हो जाएगा। फैक्टर करके देखेंगे तो देखिए ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणा 7। देखिए अब आपको दिख रहा है इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः हम कह सकते हैं अतः संख्या भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न इस प्रकार के बनने के चांस इस बार प्रबल रहेंगे और बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका रहने वाला है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री से यह प्रश्न लिया गया है। देखिए इस प्रश्न को लगाने के 2 नियम होते हैं। 2 नियम क्या हैं? आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहां से आप एक भुजा निकालेंगे, उसमें साइन कॉस का मान निकाल के रख देंगे, तब भी आपका आंसर बन जाता है। एक कंडीशन क्या हो जाती है, सर्वसमता का प्रयोग करके भी हम इस प्रश्न का आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सर्वसमता का प्रयोग करेंगे इसमें। देखिए किस तरीके से बनेगा। कॉट थीटा का मान आपको 7/8 दिया गया है। कॉट थीटा का जो मान है वो आपको 7/8 दिया गया है और हमसे कह रहा है क्या कि हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा
इसका मान चाहिए। तो देखिए आप अंश का गुणा अंश में करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का जब आप गुणा कराएंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप कहेंगे बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्यों यहाँ a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है। आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। यहां गुणा आप अंश का हर में कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप सर्वसमका से जानते हैं, आप सबने सर्वसमका पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका 1 होता है। जब आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बारे में सोचेंगे तो आपका कॉस स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। जब आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में सोचेंगे तो आपका साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब आप जानते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, जो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है वो आपका कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। देखिए कॉट का मान आपको दिया गया है 7/8, इस पर आप वर्ग लगा देंगे, इसका वर्ग करेंगे तो आंसर बनेगा 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का आपका रहने वाला है राइट आंसर। देखिए अच्छे प्रश्न हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह इस मॉडल पेपर में दिया गया है, रखा गया है। अब हम देखते हैं इस हेडिंग के अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए उन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, इससे बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास दो घन हैं, मैं बात करता हूं थोड़ा इस तरीके से आप सोचने वाले हैं। इस तरीके से दो घनों को मिलाकर रखा गया है, इनमें प्रत्येक का आयतन आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए ये चित्र कोई विशेष तौर पर नहीं है, आप इसके बारे में अधिक नहीं सोचेंगे। अब बात करता हूं इस प्रश्न पर। देखिए जो घन का आयतन है वो आपको यहां दिया गया है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। अब आप जानते हैं जो घन का आयतन होता है वो आपका भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब होता है, यानी यहां आपका भुजा क्यूब हो जाएगा। भुजा क्यूब इक्वल टू 64 हो जाएगा, यानी लिख सकता हूं a क्यूब इक्वल टू 64। तो a का मान जो आपका रहेगा वो आपका 4 सेंटीमीटर रहेगा। कितना रहेगा? 4 सेंटीमीटर रहेगा। कितना रहेगा? 4 सेंटीमीटर रहेगा। आप जानते हैं घन की प्रत्येक भुजा जो होती है वो बराबर होती है। कितनी होती है? बराबर होती है। तो मैं बात करता हूं घनाभ के लिए। किसके लिए? घनाभ के लिए। आप घनाभ के लिए अगर बात करने वाले हैं तो देखिए घनाभ के लिए क्या हो जाएगा, यहां लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई L बराबर आपका हो जाएगा a प्लस ए, यहां पर a प्लस ए हो जाएगा, यानी 4 प्लस 4 इक्वल टू आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बर्थ आप करेंगे, चौड़ाई की बात करेंगे तो देखिए चौड़ाई भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है, चौड़ाई तो आपकी वही रहेगी, यानी 4 सेंटीमीटर रहने वाली है। और ऊंचाई की आप बात करेंगे तो ऊंचाई जो आपकी है वो आपकी h रहेगी, यानी ये भी आपकी कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर रहेगी। अब आपसे पूछ रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पर बात होगी तो आप जानते हैं 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस आपका HL होता है। 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है। आप यहां मान रखेंगे तो देखिए 2 ब्रैकेट, लंबाई जो है आपकी 8 सेंटीमीटर, तो 8 गुणा 4 हो जाएगा, प्लस 4 गुणा 4 हो जाएगा, प्लस 4 गुणा 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप रखेंगे वैल्यू को। सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे, देखिए कितना बनेगा। 2 8 का गुणा 4 में तो ये 32 हो जाएगा, 4 का 4 में तो 16 हो जाएगा, 4 का 8 में 32 हो जाएगा। जब इसे आप ऐड करेंगे देखिए 32 32 64 64 और 16 80 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर बनेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहने वाला है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर रहने वाला है। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। आइए देखिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको यहां पर माध्य निकालना है, समांतर माध्य की चर्चा करनी है। देखिए यहां पर हम एक आपके सामने बारंबारता सारणी बनी हुई है, इस सारणी को हम इस प्रकार से बनाते हैं। तो सब इस प्रकार का अगर आपके पास सवाल आता है एग्जाम में तो आप सारणी को इसी प्रकार बनाएंगे। वर्ग अंतराल होगा आपका, उसके बाद आपको बारंबारता दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है,
फिर आपको क्या करना है, यहां पर आपको मध्यमान निकाल लेना है, मध्यमान ये आपका हो जाएगा। फिर आपको क्या करना, देखिए इस तरीके से ये आपका f होता है, मध्यमान को आप x से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आपको f मल्टीप्लाई x के बारे में सोचना होता है। देखिए ये इस तरीके से बनने वाला है, इस तरीके से आप एक सरणी बनाएंगे। अब देखिए यहां पर 0 से जो है 10 से लेकर आपके 20 है, 20 से आपकी 40 है, वो सॉरी 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से आपका 70 के बीच में वर्ग अंतराल दिया गया है। यानी यहां पर आपका 2 है, 7 है, 12 है, 15 है, 8 है और आपका कितना है, 6 है। देखिए मध्यमान निकालने का एक सीधा सा प्रोसेस है। मध्यमान निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, जो दो नंबर आपको दिए गए हैं 10 और 20, इनको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको 2 का डिवाइडेशन करना है। ऐड करने के बाद आपको 2 का डिवाइडेशन करना है। जब 20 और 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 2 का भाग करेंगे तो मेरे भाई 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी प्रकार इनको ऐड करेंगे 30 और 20, 50, 50 में 2 का भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, 25 रहने वाला है। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। अब देखिए यहां सभी नंबरों में 10 का डिफरेंस आ रहा है, यहां भी 10 का डिफरेंस है, तो आप इस पे 10 ऐड करते जाइए तो यहां आपका 35 बन जाएगा, यहां आपका 45 बन जाएगा, यहां आपका 55 बन जाएगा, यहां पर आपका कितना बन जाएगा, 65 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको फ्रीक्वेंसी और माध्य का गुणा कराना है। देखिए 15 का गुणा करेंगे 2 से तो ये आपका 15 दूनी 30 हो जाएगा। 25 का गुणा 7 से करेंगे तो ये आपका 175 हो जाएगा। 35 का गुणा करेंगे, देखिए 12 का गुणा 12 पंचे 60 होता है, 36 36 और 6, 36 और 6 हो जाएगा 42, 12 पंचे 60 और 36 36 और 6 42। 15 का करेंगे 15 पना 45 हो जाएगा, 15 चौकू 60, 15 पना 45, ओह सॉरी 15 पना 75 हो जाएगा, 15 पना 75, 75 5 यहां से 7 लगी और 15 चौकू 60 और 7 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। अब 8 का करेंगे तो 8 पंच 40, 8 पंच 40 और 4 44 हो जाएगा। 6 का करेंगे 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 रंग 36, 36 और 3 हो जाएगा आपका कितना, 39 हो जाएगा। ये रहने वाला इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, आपको योग निकालना है। क्या निकालना है, योग फल निकालना है। योग कितना होगा, देखिए ये आपका हो जाएगा सिग्मा एफ, यहां पर आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। देखिए इनको ऐड करेंगे तो 8 6 14, 14 14 और 15 जो होंगे वो आपके हो जाएंगे 29, 29 और 12 जो हो जाएगा 29 और 12 41 हो जाएगा, 41 और 7 हो जाएगा आपका 48, 48 2 हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा। इनको ऐड करिए तो देखिए 5 5 10 की 0 हो जाएगी, हासिल 1 लगेगी, 9 और 1 10, 10 4 14, 14 और 7 होते हैं आपके 21, 21 और 2 होते हैं कितने, 23, 23 और 7 हो जाएगा आपका 30, 30 और 3 33 की 3 हासिल लग जाएगी 3, तो 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 2130 बनेगा। अब देखिए हमें बात करनी है अपने समांतर माध्य पर, तो समांतर माध्य क्या रहेगा, तो समांतर माध्य बराबर आप जानते हैं जो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ हो जाएगा। इस तरीके से आप रखेंगे तो सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 2130 बटे सिग्मा एफ का जो मान है वो आपका 50 रहने वाला है। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 213 बटे 5, 5 का डिवाइडेशन करेंगे तो 5 चौको 20, 1 बच जाएगा, 13 हो गई, 5 दूनी 10, 3 बच जाएंगे, 5 छिक्का 30। तो राइट आंसर जो आपका बनने वाला है वो आपका रहेगा x बार बराबर 42.6 आपका आंसर रहने वाला है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न किस प्रकार का है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है, लिखा हुआ बिंदु माइनस के 4,6, इसे मैं बिंदु P बात करता हूं। बिंदु P माइनस 4,6 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए बात करना चाहूंगा आपके इस प्रश्न पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। आप इस प्रश्न को, इस तरीके के प्रश्न को तैयार रखेंगे, इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाला है और आपका 101% में गारंटी के साथ कह सकता हूं इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। आप इन प्रश्नों को तैयार रखिए। देखिए आप अगर अपने पेपर में बढ़िया करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, 70 में 70 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वेश्चंस को लगाइए,
आप अपने जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाया गया है अब तक, जो भी आपने पढ़ रखा है, आप उसको एक बार रिवीजन करिए और अच्छे से तैयारी करिए। आप निश्चित ही 70 में 70 नंबर लाने का पूरा जोर लगा दीजिए और आप 70 में 70 नंबर लाने का पूरा जोर आपका रहेगा तो आप 70 में 70 नंबर ला सकते हैं और बहुत अच्छा अपने पेपर में करेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, आप अपने पेपर में बहुत अच्छा करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं। देखिए, इस तरीके का प्रश्न आपका बनने वाला है और आपका बनेगा ही। मैं बात करता हूं, आपके पास एक रेखा है AB, इस रेखा खंड AB का जो पहला बिंदु है माइनस के 6,10 और जो दूसरा है वो माइनस के 3,-8 है। मैं रैंडमली कहीं पर भी इस बिंदु P की बात करता हूं, जो बिंदु P है वो आपका माइनस के 4,6 है। यानी रेखाखंड AB को P जो है वो किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आइए मैं बात करने वाला हूं अपने इस प्रश्न पर। मैं मान लेता हूं जो रेखाखंड P है वो इसे M1 अनुपात M2 के रूप में विभाजित करता है। लिखेंगे क्या बिंदु P रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है इस तरीके से। देखिए, अब आप जानते हैं अंतःखंड का जो फॉर्मूला होता है M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, या फिर आप लगाएंगे M1/2 प्लस M2/1 बटे M1 प्लस M2। किसी भी कंडीशन से आप बात करिए, आपका आंसर आएगा। तो मैं बात करने वाला हूं x बराबर से, तो M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2 हो जाएगा। देखिए, यहां आपका ये x और y रहेगा, ये आपका x1/1 रहेगा, ये आपका x2/2 रहने वाला है। तो देखिए, रखते हैं वैल्यू को। x का मान आपका -4 इक्वल टू M1 की जगह कुछ नहीं, M1 ही रहेगा। x2 की बात करेंगे 3 हो जाएगा, M2 की जगह M2 मल्टीप्लाई x1 का बात करेंगे तो -6 अपॉन में आपका M1 प्लस क्या रहने वाला है, M2 रहने वाला है। देखिए, क्रॉस गुणा कराने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा -4M1 -4M2 आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 3M1 -6M2 रहेगा। देखिए, M1 को एक तरफ कर लीजिए, M2 को एक तरफ कर लीजिए तो क्या बनेगा। देखिए, -4M1 ये इधर आएगा तो -3M1 इक्वल टू -6M2, ये 4 उधर जाएगा तो +4M2 हो जाएगा। यहां आपका -7M1 इक्वल टू हो जाएगा -2M2। देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात करने वाला हूं M1 बटे M2 की, तो M1 बटे M2 जो रहेगा वो आपका 2/7 रहेगा। तो ये देखिए किस तरीके से बनेगा, M1 अनुपात जो M2 रहेगा वो आपका कितना रहेगा, 2:7 रहेगा। अतः हम कह सकते हैं जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB को 2:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 2:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो देखिए, ये रहने वाला आपका इस प्रश्न का राइट आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न था। अब देखते हैं आगे के प्रश्न को, आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगले प्रश्न को देखने वाले अगला प्रश्न आपका क्या रहने वाला है, लिखा हुआ x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु Px, y बिंदुओं A 3,6 तथा B -3,4 से समान दूरी पर हो। कहने का मतलब है बिंदु P जो है वो बिंदु A और बिंदु B से बराबर दूरी पर है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि बिंदु P जो है बिंदुओं A तथा B से बराबर दूरी पर स्थित है। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, मैं मान सकता हूं कि PA बराबर आपका क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। अगर PA बराबर PB हो जाएगा तो हम ये भी कह सकते हैं PA स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, PB स्क्वायर भी रहेगा। भाई, अगर 5 बराबर 5 है तो क्या
25 बराबर 25 नहीं होगा, आप कहेंगे 25 बराबर 25 भी होगा, तो हमने वर्क कर दिया। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सूत्र इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्या होता है, देखिए या तो आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लगाएं, या तो आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगाएं। एक बात होती है, तो देखिए यहां से हम बात करने वाले हैं, यहां से हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर बात करेंगे तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब आप इस तरफ बात करने वाले हैं, तो देखिए x प्लस 3 कर सकते हैं, तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ के होल स्क्वायर को खोल देना है। तो देखिए यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab हो जाएगा, प्लस की बाई स्क्वायर, प्लस के 6 पे घात 2 हो जाएगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। इधर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 घात 2 प्लस का 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। देखिए यहां एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 घात 2 से 3 पे घात 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6x हो जाएगा, यहाँ आपका 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12y हो जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे देखिए तो ये हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका 8y हो जाएगा। देखिए x को x की तरफ y को यहां लेके आएंगे तो यहाँ माइनस का 6x, ये माइनस का 6x हो जाएगा, यहाँ माइनस का 12y है, ये 8y इधर आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा, बराबर में यहाँ 16, ये 36 उधर भेजेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये देखिए माइनस के आपके 12x हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस के 4y बचेगा, इक्वल टू में आपका माइनस का 20 रहने वाला है। देखिए क्या करेंगे, यहां से हम माइनस का 4 कॉमन लेंगे, तो माइनस का 4 जब आप कॉमन लेंगे तो 4 3 12, यहाँ 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा y, और बराबर में आपका कितना है माइनस का 20 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 5 बार में, तो देखिए 4 से जब 5 बार में कैंसिल करेंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल टू आपका कितना रहेगा 5 रहेगा। इस प्रकार ये बनने वाला है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका ये भी था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। अब देखते हैं हम अपनी अगली हेडिंग को, हेडिंग नंबर 2 को शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं उस हेडिंग को। देखिए आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, दूसरी हेडिंग से हम शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए यहां पर भी आपको सभी देखिए यहां पर आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको 6 दिए जाएंगे, तो वहां से आपको 5 प्रश्न हल करने होंगे। 5 प्रश्न आपको क्या करने होंगे, आपको 5 प्रश्न हल करने होंगे। हल कीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका 4 नंबर में रहने वाला है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। देखिए द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं, तो द्विघात बहुपद आपका है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 7x। इसे आप सही से लिखेंगे तो x 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3 हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं, तो आइए गुणनखंड करते हैं। देखिए 6 का गुणा 3 से होगा तो 6 3 18 हो जाएगा। 18 के आपको ऐसे गुणनखंड करने, घटाने पर 7 बचना चाहिए, तो 9 दूनी आपका 18 होगा। 9 दूनी 18 माइनस ये हो जाएगा, तो यहाँ से कॉमन लेंगे। देखिए 3x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ 6 का 2 का 3 का भाग 6 में तो 2 बार जाएगा, तो 2x माइनस 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा, प्लस का 1 2x माइनस आपका ये 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 और आपका हो जाएगा 3x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है। अब बात करते हैं, देखिए क्या होगा उस पर। देखिए बात करते हैं शून्य की, तो यहां से हम शून्य निकालने वाले हैं, तो शून्य के लिए बहुपद का मान आपका शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य होगा। तो शून्य होगा तो देखिए यहां हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 2x बराबर आपका 3 होगा, x बराबर आपका 3/2 रहने वाला है। अब बात करते हैं 3x प्लस 1 की, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस के 1/3 हो जाएगा। देखिए ये तो आपके शून्य निकल के आ गए। क्या निकल के आ गए, शून्य निकल के आ गए। तो मैं एक को अल्फा सपोज करता हूं, आपका अल्फा हो जाएगा ये, और एक को बीटा सपोज करता हूं, आपका माइनस के 1/3 हो जाएगा। अब देखिए मैं बात करने वाला हूं इस प्रश्न पर गुणांकों की। मैं बात करता हूं गुणांकों की और सत्यता की जांच की। देखिए तो बात करता हूं यहां पर शून्यकों का,
योगफल, शून्यकों का जो योगफल होता है वो आपका क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का क्या होता है, गुणांक होता है। अब शून्यकों का योगफल करेंगे, जो आपने शून्य निकाले उनको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 3/2, या हो जाएगा माइनस का 1/3 इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक। तो आप एक्स के गुणांक की बात करेंगे तो देखिए एक्स का गुणांक माइनस का 7 है, तो यहां माइनस और माइनस का 7 और बटे में कितना हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 6 है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, 3 का गुणा 9, 3 में 9 माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 7/6, यानी आपका 7/6 बराबर कितना रहेगा, 7/6 रहेगा। देखिए पहली जांच हो गई। अब बात करता हूं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, देखिए गुणनफल क्या होता है, तो जानते हैं शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अचर पद बटे, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। देखिए शून्यकों का गुणनफल करना है तो 3/2 मल्टीप्लाई माइनस 1/3 हो जाएगा, इक्वल टू अचर पद आपका कितना है, माइनस का 3 है, तो यहां माइनस का 3/6 हो जाएगा। देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस का 1/2 इधर कैंसिल कर सकता हूं, तो ये भी माइनस का 1/2 आएगा। देखिए ये आपकी सत्यता की जांच हो गई। अच्छा प्रश्न है, अच्छी तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मान लेता हूं, माना बड़ी संख्या बराबर आपकी x है और बात करता हूं छोटी संख्या की, तो छोटी संख्या आपकी रहने वाली है y रहने वाली है। फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे, प्रथम शर्त की बात करेंगे, तो फर्स्ट शर्त आपकी क्या है, फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, उसने लिखा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है वो आपका 180 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आपका 180 हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं, समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन में लिखा है उसने छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग यानी वाई स्क्वायर बराबर, ये आपकी सेकेंड कंडीशन रहने वाली है, सेकेंड शर्त रहने वाली है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितने गुना है, 8 गुना है, तो ये आपका हो जाएगा 8x हो जाएगा। इसे मैं कंडीशन नंबर 2 समीकरण नंबर 2 दे सकता हूं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, वाई स्क्वायर का मान समीकरण y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, y स्क्वायर का मान रख देंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर माइनस का 180 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 180 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, घटाने पर आपका बचना चाहिए कितना, 8x बचना चाहिए। तो देखिए 18 ढाई में 180 होता है, 18 में से जब आप 10 घटाएंगे तो आपका 8x बच जाएगा। तो 18x प्लस का 10x हो जाएगा माइनस का आपका 180 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिलेगा x माइनस 18 हो जाएगा, प्लस का 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 10 का भाग 180 में 18 बार जाएगा, ये आपका हो जाएगा x माइनस 18 हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू में आपका 0। x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x का मान आपका कितना रहने वाला है, 18 रहने वाला है। अब देखिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए तो y स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 8 इंटू 18, तो y स्क्वायर बराबर आपका 144 होगा, y बराबर अंडर रूट 144 बनेगा, y का मान आपका 12 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 12 रह जाएगा। अतः मैं कह सकता हूं संख्याएं जो आपकी होगी निकल के आएंगी, वो संख्याएं आपकी एक आपकी x का मान आपका कितना हो गया, 18 हो गया, तथा y का मान आपका कितना हो गया, 12 हो गया। ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आपके एग्जाम में बनने लायक प्रश्न था। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।
अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए, अपने स्टैंडर्ड पर आप सभी ग्रुप में से शेयर कर दीजिए। और देखिए यार, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट को लिखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, शुरू करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न दूसरे का ग नंबर प्रश्न रहने वाला है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए डायग्राम बना के रखा हुआ है हमने। एक आपका वृत्त है, इस वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं ए बी और सी डी आपकी दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त का व्यास जो है वो आपका क्या है, पी क्यू है। ये आपको दिया गया, गिवन दैट है इस सवाल में। अब बात करते हैं इस प्रश्न को हल करने की। इस प्रश्न को हल क्या करेंगे, देखिए मान ले, देखिए चूंकि PQ वृत्त का व्यास है, चूंकि PQ वृत्त का व्यास है। अब PQ वृत्त का व्यास अगर है तो देखिए मैं बात कर सकता हूं, चूंकि आप जानते हैं वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो देखिए ये कोण बन जाएगा BPO, यानी कोण BPO बराबर हो जाएगा आपका किसके, ये 90 डिग्री आपका बनेगा। इसी प्रकार इस तरफ से आप देखेंगे तो कोण DQO की बात करेंगे, ये भी आपका 90 डिग्री रहने वाला है, यानी कोण BPO बराबर आपका हो जाएगा DQO बराबर कितना, 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, देखिए बात करता हूं यहां पर, देखिए बात करता हूं चूंकि APB एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। अब स्पर्श रेखा है तो इस कंडीशन की भी बात करेंगे। देखिए तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा कोण APQ आपका कितना हो जाएगा, ये भी 90 अंश हो जाएगा। इसी तरीके से आप बात कर सकते हैं क्या, CQD एक सरल रेखा, ऐसे लिख सकता हूं, सरल रेखा है या स्पर्श रेखा है, बात एक ही है, सरल रेखा है। तो क्या हो जाएगा, कोण CQP ये आपका हो जाएगा कितना, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब बात करिए, देखिए दोनों कोण बराबर हैं, दोनों कोण बराबर हैं, तो APQ बराबर आपका हो जाएगा यहां देखिए कोण CQP बराबर आपका कितना होगा, 90 अंश होगा। देखिए एकांतर कोण की बात करेंगे तो एकांतर कोण में बात करेंगे तो ये कोण इसके बराबर हो रहा है, ये कोण इसके बराबर हो रहा है। देखिए किस तरीके से बनेगा, देखिए किस तरीके से बनने वाला है ये प्रश्न, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। तो किस तरीके से बनेगा बात करूंगा, उसमें लिखा हुआ था सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा। देखिए बात करता हूं इस प्रश्न पर, देखिए यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी, बात करता हूं। देखिए ये वाला कोण जो होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण जो होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। तो इसको लिखते हैं, देखिए किस तरीके से कोण APO बराबर हो जाएगा आपका DQO बराबर ये आपका 90 अंश होगा। ऐसे करके लिख सकता हूं BPO बराबर आपका हो जाएगा CQO इक्वल टू 90 अंश। ये दोनों जो कोण होंगे वो आपके एकांतर कोण होंगे। कैसे होंगे, एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण से। एकांतर कोण की जब आप बात करने वाले हैं, जब एकांतर कोण है तो हम लिख सकते हैं अतः जो AB होगा वो समांतर होगा किसके, CD की होगा। अतः जो AB होगी रेखा वो आपकी CD के क्या होगी, समांतर होगी। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न पर बात करते हैं, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण संपूरक होता है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आपका बढ़िया प्रश्न रहने वाला है। ये आपको सिद्ध करना है कि कोण जो है QPR, कोण QPR जो है वो कोण QOR का संपूरक कोण है या नहीं। देखिए दो संपूरक कोणों का जो योग होता है वो आपका 180 अंश होता है। तो हम अगर प्रूव कर दें क्या
कोण क्यू पी आर और कोण क्यू ओ आर का अगर योगफल हम 180 अंश ले आए तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, कोण क्यू पी आर कोण क्यू ओ आर का संपूरक कोण होगा। आइए इस प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। उपपत्ति की बात करेंगे। उपपत्ति उपपत्ति क्या होगी, देखिए देखिए चूंकि PQ एक स्पर्श रेखा है, चूंकि PQ क्या है, स्पर्श रेखा है, और आप जानते हैं स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, तो लिख सकता हूं PQ लंब है काय पर, OQ पर है, या लिख सकता हूं OQ लंब है क्या, PQ पर। तो देखिए इस तरीके की कंडीशन जब बन जाएगी तो मैं कह सकता हूं OQP, जो OQP होगा वो आपका कितना रहेगा, 90 अंश रहेगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि OR लंब होगा किस पर, PR पर। OR लंब होगा किस पर, PR पर। चूंकि यहां पर PR क्या है, स्पर्श रेखा है, तो हम कह सकते हैं कोण ORP इक्वल टू, ये भी कितना होगा, 90 अंश होगा। ये भी आपका कितना हो गया, 90 अंश हो गया। अब देखिए हम बात करने वाले अपने प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिए चतुर्भुज, मैं चतुर्भुज की बात करता हूं। चतुर्भुज क्या, PQOR में आप जानते हैं जो चतुर्भुज होता है उस चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। देखिए सभी कोणों को ऐड करेंगे तो देखिए किस तरीके से बनने वाला है, कोण OQP हो जाएगा यहां पर, प्लस कोण ORP हो जाएगा, प्लस कोण आपका हो जाएगा QPR हो जाएगा, प्लस कोण आपका हो जाएगा क्या, कोण QOR बराबर आपका 360 डिग्री रहेगा। ये आपकी कंडीशंस आ गई। देखिए अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें मालूम है वो रख देंगे। तो इसकी जगह आपका 90 अंश आ जाएगा, प्लस इसकी जगह भी आपका कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा, प्लस कोण QPR प्लस कोण QOR बराबर 360 डिग्री रहेगा। ये 90 आपका 180 अंश हो जाएगा, प्लस का कोण QPR प्लस कोण QOR हो जाएगा इक्वल टू में आपका 360 डिग्री है। इन्हें उधर भेजेंगे तो कोण QPR प्लस कोण QOR बराबर आपका हो जाएगा 360 अंश माइनस का 180 अंश हो जाएगा, तो कोण QPR प्लस कोण QOR इक्वल टू आपका होगा 180 अंश। देखिए दोनों कोणों का योग जो है वो आपका 180 अंश हो गया, यानी कह सकता हूं दोनों कोण एक दूसरे के क्या है, संपूरक हैं। तो लिखेंगे अतः कोण QPR कोण QOR का संपूरक कोण है, ये रहेगा। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा था। आइए देखते हैं अपनी इस हेडिंग का अंतिम प्रश्न, देखिए क्या है। आइए इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपका, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल है, लाल नहीं है, काली है। देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ये भी आपका प्रायिकता से संबंधित सवाल है। बात करता हूं लाल गेंद की, तो लाल गेंद जो है आपके पास कितनी है, 3 है। काली गेंद की बात करता हूं तो काली गेंद जो आपके पास है वो आपकी कितनी है, काली गेंद जो आपके पास कितनी है, 5 है। थैले में कुल गेंद की बात करें तो आपकी 8 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। बात करता हूं नंबर पॉइंट फर्स्ट की, लाल गेंद होने की आपसे क्या पूछ रहा है, प्रायिकता पूछ रहा है। लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखिए आउटकम्स जो हमें चाहिए वो आपका आ जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल जो भी होता है वो हो जाता है। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता 3 बटे आपकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। सेकंड नंबर की बात करता हूं, लाल गेंद न होने की प्रायिकता, न होने की क्या प्रायिकता की बात करेंगे तो लाल गेंद नहीं होगी मतलब काली होगी,
या फिर आप क्या करें 1 में से इसे घटा के लिख दें तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3/8 यानी कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। नंबर थर्ड की बात करने वाले तो नंबर थर्ड क्या बन जाएगा काली गेंद होने की प्रायिकता, काली गेंद होने की प्रायिकता की बात करते हैं तो काली गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपकी 5/8 हो जाएगी। ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आइए देखते हैं अपनी इस हेडिंग का अंतिम प्रश्न क्या है। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपका सांख्यिकी से ये क्वेश्चन बनने वाला है और आपका अच्छा प्रश्न है। लिखा हुआ है क्या नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक जो है 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग आपका दिया है 60 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको एक सारणी बनी हुई है, उसमें आपको क्या करना x और y का मान ज्ञात करना। अचर जो संख्याएं हैं x और y उसमें हमें अज्ञात राशियों का जो है मान ज्ञात करना है। देखिए हमने इस तरीके से एक सारणी बनानी है, वर्ग अंतराल आपको दिया गया था, बारंबारता आपको दी गई थी, संचयी बारंबारता आपको बनानी है। तो देखिए संचयी बारंबारता बनाने का क्रम क्या होता है सही से, देखिए जो फर्स्ट नंबर पे है उसको हम लिख देंगे, फिर आपको क्या करना है इस 5 में इस x को जोड़ देंगे तो ये आपका 5 प्लस x हो जाएगा। 5 में 20 को जोड़ेंगे तो ये 25 प्लस x हो जाएगा। 25 में 15 जोड़ेंगे तो ये 40 प्लस x हो जाएगा और ये से जोड़ेंगे तो ये 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा और जब जोड़ेंगे तो ये 45 प्लस x प्लस कितना हो जाएगा y हो जाएगा। देखिए अब आपसे बात करने वाला हूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं बारंबारताओं का योग। ये आपको 60 दिया गया, कितना दिया गया 60 दिया गया। जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 45 प्लस x प्लस y बराबर आपका 60 हो जाएगा, या x प्लस y बराबर 60 माइनस 45 बन जाएगा। तो ये x प्लस y बराबर आपका कितना रहेगा 15 रहेगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं आपसे माध्यका की बात करेंगे, या इसी को हम माध्यक बोलते हैं, माध्यक के लिए। अब देखिए जो आपका n है यानी पदों की संख्या की बात करता हूं तो पदों की जो संख्या है आपकी वो कितनी है n बराबर 60 बटे यहां 2 करेंगे तो आपका कितना आएगा 30 आएगा। कितना आएगा 30 आएगा। अब देखिए 30 किस बारंबारता में होगा, 30 किस बारंबारता में होगा तो देखिए यहां पर 40 प्लस x है, ये ज्यादा हो जाएगा। 25 प्लस x यहां पर आपका ये रह सकता है, तो यहां पर 25 प्लस x में आपका 30वां पद जो मिलेगा तो आप कह सकते हैं ये आपका कैपिटल F हो जाएगा, ये आपका स्मॉल f हो जाएगा, ये आपका L1 और क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा। अब बात करिए, देखिए यहां आपका जो कैपिटल F है वो आपका 5 प्लस x रहने वाला है, स्मॉल f जो है वो आपका 20 हो जाएगा और L1 आपका कितना होगा 20 हो जाएगा और L2 आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए आपसे बात करता हूं माध्यिका की, तो माध्यिका बराबर आपका फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f n बटे 2 माइनस आपका क्या होता है कैपिटल F होता है। देखिए माध्यक जो आपको दिया गया है गिवन दैट है वो आपका कितना है 28.5 है, 28.5 है, इक्वल टू L1 का मान 20 होगा प्लस L2 आपका 30 माइनस 20 अपॉन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और यहां देखिए n बटे 2 आपका कितना है 30 है, कैपिटल F का मान 5। देखिए यहाँ 5 प्लस x रखेंगे माइनस इसमें गुणा कराएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए ये 28.5 रहेगा बराबर में 20 प्लस यहाँ आपका 10 बटे 20 हो जाएगा। यहां पर सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस आपका कितना हो जाएगा x हो जाएगा। देखिए सॉल्व कर दीजिए तो यहां देखिए ये आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 20 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 28.5 माइनस 20 बराबर यहाँ देखिए 1/2 और ये 25 माइनस आपका x रह जाएगा। देखिए यहाँ जब आप घटाने वाले हैं तो 8.5 बनेगा बराबर में 1/2 25 माइनस x हो जाएगा। क्रॉस गुणा कराइए तो 8 का इसमें गुणा कराएंगे तो ये आपका 17.0 हो जाएगा बराबर 25 माइनस x हो जाएगा। x को आगे लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस कितना 17 हो जाएगा। x का मान आपका कितना निकल के आएगा 8 निकल के आएगा। x का मान कितना निकल के आएगा 8 निकल के आएगा। अब आपको क्या करना है समीकरण 1 में x का मान
रखने पर समीकरण 1 में हम x का मान रख देंगे तो देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर आपका 15 रहने वाला है। x का मान आपने 8 निकाल लिया तो 8 प्लस वाई बराबर आपका 15 हो जाएगा। y बराबर 15 माइनस 8 हो जाएगा। y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आइए देखते हैं अपने अगली हेडिंग को। आइए शुरू करेंगे अपनी अगली हेडिंग को। अब जो क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 6 नंबर में रहने वाला है। देखिए आपको 6 नंबर के 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आपको 6 नंबर के 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से आपको 3 प्रश्नों को हल करना होता है। आइए उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगला प्रश्न आपका तीसरा प्रश्न रहने वाला है और अब हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। 6 नंबर का क्वेश्चंस आपका होगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या फाइंड आउट करिए। देखिए आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका रहने वाला है। यहां पर मान लेंगे, माना दाही का अंक आपका जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, x मान लेता हूं। इकाई का अंक जो रहने वाला है वो आपका y हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं आपकी संख्या की, तो संख्या आपकी बन जाएगी 10x प्लस क्या बन जाएगी, y बन जाएगी। 10x प्लस y बन जाएगी। अब देखिए संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। जब देखिए आप संख्या के अंकों को पलट देंगे, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जो इकाई का अंक आपने माना उसको आप दहाई का कर दीजिए, जो आपने दहाई का माना उसको इकाई का कर दीजिए। तो देखिए जब ये यहां बदल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो संख्या बनेगी वो 10y प्लस क्या बन जाएगी, x बन जाएगी। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन की ये बात थी, ये फर्स्ट कंडीशन आपकी फर्स्ट शर्त की बात थी। तो देखिए क्या कहा, उस संख्या और संख्या के अंकों को बदलने पर बनी संख्या का जो योग है आपका वो कितना है, 66 है। तो देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 66। 10x और 1x मिलकर आपका 11x हो जाएगा। 10y और 1y मिलकर 11y हो जाएगा, बराबर में 66 हो जाएगा। 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस y बराबर आपका कितना रहेगा, 66 रहेगा। इससे कैंसिल करेंगे 6 बार तो x प्लस y का मान जो रहेगा वो आपका कितना रहेगा, 6 रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब बात करता हूं आपसे इस प्रश्न में जो सेकंड शर्त है वो शर्त क्या है। लिखा हुआ है कि अंकों का जो अंतर है वो आपका कितना है, 2 है। क्या लिखा हुआ है, अंकों का अंतर बराबर कितना है, 2। तो देखिए यहां x माइनस वाई बराबर हम 2 लेते हैं तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल कर देना है। क्या कर देना है, हल करने पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हल करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2 है। x माइनस वाई बराबर 2 है, कैंसिल होगा, x मिलकर आपका 2x बनेगा। 6 और 2 8 हो जाएगा। x का मान 8/2 क्रॉस गुणा काटेंगे तो आएगा 4, x का मान 4 आ गया। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब आप समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो 4 प्लस वाई इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा। y इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं संख्या की। तो संख्या आपकी 10x प्लस क्या थी, y थी। तो 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 40 प्लस 2 यानी जो संख्या होगी हमारी क्या होगी, 42 होगी। क्या होगी, 42 रहने वाली है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेता हूं, यहां पर सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। मान लेंगे, माना
नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु जो है वो आपकी x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष है। और इसी प्रकार हम बात करने वाले हैं सोनू की वर्तमान आयु की। जो सोनू की वर्तमान आयु होगी वह मैं मान लेता हूं y वर्ष है। कितनी है? y वर्ष है। कंडीशन आपकी फर्स्ट से बात करेंगे, सेकंड फर्स्ट शर्त से बात करेंगे। देखिए लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। देखिए जब भी पूर्व शब्द आएगा या पहले शब्द आएगा तो आपको क्या करना है, उतना घटा के लिखना है। तो यहां हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की आप बात करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। इस तरीके से अब देखिए शर्त के अनुसार अगर बात करें 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी। यानी नूरी की जो आयु थी वो अपने सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी। तो ये x माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस के 15। y को आगे लाएंगे तो देखिए क्या बन जाएगा। यहां पर देखिए मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो ये हो जाएगा 3y माइनस के 5 15 और ये हो जाएगा प्लस का 5। यहां x का मान निकालेंगे तो 3y माइनस का 10। इसे समीकरण नंबर में 1 मान सकता हूं। अब देखिए क्या करने वाले हैं, सेकंड शर्त पे बात करेंगे। तो सेकंड शर्त आपकी क्या है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सेकंड शर्त है 10 वर्ष पश्चात। अब बात है आपकी 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद की है। तो देखिए 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात या हम कहें 10 वर्ष बाद मैं बात करता हूं नूरी की आयु की। तो नूरी की आयु क्या रहेगी? 10 वर्ष पश्चात या बाद है तो आपका प्लस हो जाएगा तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार आप 10 वर्ष बाद सोनू की आयु की बात करेंगे। 10 वर्ष पश्चात जो है तो आपकी सोनू की आयु कितनी होगी? सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? आप बताएंगे y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। क्या कहा उसने? कहा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। यानी x प्लस 10 इक्वल टू 2, y प्लस 10 हो जाएगा। x प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस के 20। देखिए यहां x बराबर आपका हो जाएगा 2y प्लस 20 माइनस 10, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस के 10। ये नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां दोनों समीकरण x के बराबर हैं तो आप किसी भी एक समीकरण से x का मान उठाकर रख दीजिए। देखिए समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। ये x का मान उठाकर यहां रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा? 3y माइनस 10 इक्वल टू 2y प्लस 10। देखिए y को आगे लाएंगे तो ये 3y माइनस का 2y बराबर 10, पीछे चला जाएगा तो 10 प्लस 10 हो जाएगा। y बराबर आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। y का मान 20 आ गया। अब इस y के मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा कितना? 3 मल्टीप्लाई 20 माइनस 10, यानी x इक्वल टू 60 माइनस के 10, यानी x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो देखिए जो नूरी की आयु होगी, नूरी की वर्तमान आयु ये आपकी कितनी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी 50 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष। और बात करता हूं सोनू की वर्तमान आयु की तो ये आपकी हो जाएगी 20 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। आइए देखते हैं अपनी अगली हेडिंग को, आइए शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर 4 जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो एप्लीकेशन है, हाइट एंड डिस्टेंस का जो पोर्शन है वहां से है।
आप देखिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही अच्छा प्रश्न रहने वाला है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। लिखा हुआ है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए इसका डायग्राम बनाते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। देखिए ये आपका, मैं एक बात कर रहा हूं, ये आपका जो होगा वो आपका एक बहुमंजिल भवन बात कर रहा हूं, ये आपका एक बहुमंजिल भवन है ए बी। एक दूसरा भवन है जिसकी ऊंचाई आपकी दी गई है 8 मीटर है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपकी x मीटर सपोज कर लेता हूं। ये आपका भवन PQ कहलाएगा। इसकी ऊंचाई जो है वो आपकी 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर है। यहां से यहां तक अगर ये x है तो ये भी यहां पर x होगा। अब देखिए बात करते कंडीशन की। कंडीशन क्या है? लिखा हुआ है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, यानी मंजिल के भवन के शिखर से देखते हैं तो 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण आपका 30 अंश हो जाता है। कितना होता है? और यहाँ पर जो आपका तल के साथ बनता है वो आपका 45 डिग्री बनता है। दोनों के दोनों अवनमन कोण हैं, तो आप यहाँ इस तरीके से इनको दिखा सकते हैं। अच्छी प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर भी आपका 8 मीटर हो जाएगा यहां से यहां तक। ये आप बिंदु C मान लेंगे। मान लेता हूं कि जो पूरा बहुमंजिल भवन है इसकी ऊंचाई जो है वो आपकी h मीटर है। कितनी है? h मीटर है। तो देखिए 8 मीटर और h में से घट जाएगा तो ये हो जाएगा h माइनस 8 मीटर हो जाएगा। इतनी दूरी बचेगी। अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, देखिए यहां पर पहले आपको लिख लेना है। यहां मान लेता हूं, माना बहुमंजिल भवन AB की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन AB की ऊंचाई h मीटर है। कितनी है? h मीटर है। तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी आपकी कितनी है? x मीटर है। कितनी है? x मीटर है। ये है। अब देखिए प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। देखिए समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो ABQ में देखिए ABQ की जब आप बात करेंगे तो देखिए यहां हो जाएगा tan 45 डिग्री। tan 45 बराबर, tan में जो कंडीशंस होती है वो आपकी लंब बटे आधार होती है। तो लंब आपका h हो जाएगा, आधार आपका कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। यहाँ h बटे आपका x बन जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 बराबर h बटे x हो जाएगा, या कह सकता हूं x बराबर आपका h हो जाएगा। ये नंबर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नंबर 1 कंडीशन हो जाएगी। अब देखिए बात करने वाला हूं समकोण त्रिभुज कौन सा? ACP में यहां आपका कितना कोण बन रहा है? 30 डिग्री है। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, यहां लंब आपका h माइनस 8 बटे आधार आपका x ही रहेगा। आप जानते हैं जो tan 30 का मान होता है वो 1/√3 होता है। तो 1/√3 इक्वल टू h माइनस 8 बटे x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा h माइनस 8 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा। देखिए x का मान रखेंगे, x का मान रखने पर समीकरण 1 से x का मान रखेंगे तो x बराबर h है तो यहां h आ जाएगा। h बराबर हो जाएगा √3h माइनस 8 √3 हो जाएगा। देखिए पक्षांतर करने वाले हैं तो देखिए ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो लिख सकते हैं √3h माइनस h इक्वल टू 8 √3 हो जाएगा। यहां से h कॉमन ले लेंगे तो h यहां हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 8 √3। यहाँ h बराबर आपका होगा 8 √3 बटे √3 माइनस 1। परमेकरण कर दीजिए। जब आप परमेकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 का गुणा करेंगे अंश और हर में, ये हो जाएगा 8। ब्रैकेट में गुणा कराएंगे √3 का, ये 3 प्लस √3 हो जाएगा। अपॉन यहाँ √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 8 ब्रैकेट 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे आपका 2 होगा। इसे कैंसिल करेंगे 4 बार, तो h का जो मान रहेगा वो 4 प्लस रूट 3 ये आपका मीटर रहने वाला है। देखिए आप यहां रूट 3 का मान रख सकते हैं 1.732 और इसका आंसर और बन सकता है। देखिए इस h के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से तो x बराबर आपका h है तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर। देखिए जो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो है वो आपकी हो गई 4 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर इस तरीके से। और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी जो हो गई वो भी आपकी हो गई 4 ब्रैकेट 3 रूट 3 मीटर। ये रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, आइए देखते हैं। आइए अपने अगले प्रश्न पर बात करने वाले। आपका अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, इस हेडिंग का आपका ये अथवा में क्वेश्चन होगा। देखिए लिखा हुआ भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आपका, मैं बात करने वाला हूं इस प्रश्न पर। देखिए बात करता हूं, ये आपका जो है वो आपका एक ध्वज है। क्या है? भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, ये आपका क्या है 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। इसे मैं आपको बात करता हूं तो ये आपका AB भवन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? AB भवन रहने वाला है। देखिए किस तरीके से मानते हैं इसको, यहां पर हम A ले लेते हैं, यहां पर हम B ले लेते हैं। अब यहां से एक ध्वज को लहराया गया है, ये आपका ध्वज हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये ध्वज कहलाएगा। भूमि पर कोई बिंदु P है, यहां मैं सपोज करता हूं ये बिंदु P है, यहां से इसकी दूरी जो है वो आपकी x मीटर है। फिर लिखा हुआ है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक बिंदु P का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए यहां से आपका क्या है, ये आपका जो है उन्नयन कोण 30 अंश है। उसके बाद और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज के शिखर, ये ध्वज का शिखर होगा। यहां से जब आप यहां पर देखेंगे तो ये आपका कितना रहने वाला है 45 डिग्री रहने वाला है। कह रहा है ध्वज की लंबाई हमें h चाहिए और बिंदु P से भवन की दूरी चाहिए, तो हमने यहां x सपोज कर लिया। देखिए यहां से बात करता हूं ये पूरी दूरी की, तो आप जानते हैं हो जाएगा h प्लस 10 मीटर। कितना हो जाएगा? h प्लस 10 मीटर हो जाएगा। ए बी, तो यहां हमें मैं C बिंदु मान लेता हूं। अब मैं बात करने वाला हूं अपने सवाल के प्रश्न पर। देखिए मान लेता हूं, माना ध्वज BC की लंबाई बराबर h मीटर है। कितनी है? h मीटर है। बिंदु P से भवन की दूरी आपकी x मीटर है। कितनी है? x मीटर है, ये रहने वाली है। अब आप बात करने वाले हैं, देखिए एक एक कोण को लेने की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा समकोण त्रिभुज PAB में। जब आप PAB की बात करेंगे, यहां tan 30 बन जाएगा, तो tan 30 बराबर आपका हो जाएगा क्या? लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 10 बटे x हो जाएगा, 10 बटे x हो जाएगा। 1/√3 इक्वल टू 10 बटे x होगा, क्रॉस गुणा कराएंगे तो x बराबर 10√3 हो जाएगा। देखिए आपको यहां दिया गया है, चूंकि √3 बराबर 1.732 दिया गया है, 1.732 दिया गया है, तो देखिए क्या बन जाएगा? x बराबर 10 मल्टीप्लाई 1.732, जब आप गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 17.32 मीटर। तो दोनों बिंदु P से जो भवन की दूरी है वो आपकी 17.32 मीटर है। अब देखिए बात करने वाला हूं अगले समकोण त्रिभुज पर। देखिए समकोण त्रिभुज PAC में
सी की बात करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, tan 45 अंश बराबर हो जाएगा। लंब बटे आधार, लंब आपका h प्लस tan हो जाएगा, आधार आपका x रहेगा। अब देखिए tan 45 का मान 1 होता है, h प्लस 10 हो जाएगा, अपॉन में x x ही रहेगा, क्रॉस गुणा कराएंगे तो h प्लस tan इक्वल टू x हो जाएगा। x का मान रखने पर आप x का मान रखेंगे तो h प्लस tan इक्वल टू x का मान आया आपका 17.32, h इक्वल टू हो जाएगा 17.32 माइनस 10 घटा देंगे, लेस करेंगे तो कितना बनेगा, ये आपका 7.32 मीटर बन जाएगा। देखिए ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। तो देखिए क्या हुआ, ध्वज की जो लंबाई है, ध्वज की लंबाई जी आपकी आ गई 7.32 मीटर और बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी जो आपकी आ गई वो 17.32 मीटर आ गई। देखिए ये इस प्रश्न का राइट आंसर था। आइए इस मॉडल पेपर 4 का अंतिम क्वेश्चंस जो आपका है उसको हम देखने वाले हैं। अच्छा प्रश्न रहने वाला है, यहां से भी आपके 2 प्रश्न दिए होते हैं और 1 प्रश्न आपको करना होता है। आइए उस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे, आइए उसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न, देखिए लिखा हुआ है एक बर्तन एक उल्टे शंख के आकार का है। एक बर्तन है जो उल्टे शंख के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां इसमें, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस जो शंख है, इस शंख की जो पूरी ऊंचाई है आपकी, वो आपको दी गई है, कितनी है, 8 मीटर है। इसकी रेडियस जो है, त्रिज्या, वो आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है। हम बात करते हैं शंख में पानी का आयतन। देखिए शंख की त्रिज्या ये आपकी r बराबर 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। मैं बात करता हूं शंख में पानी की मात्रा, ये हो जाएगा शंख का आयतन। पानी की मात्रा जो होगी वो शंख का क्या बन जाएगी, आयतन बन जाएगी। तो देखिए शंख का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। मान रख दीजिए 1/3 पाई को पाई रखेंगे, r का मान 5 गुणा 5 हो जाएगा, h का मान आपका 8 है। देखिए 55 25 8 200, ये हो जाएगा 200 पाई बटे कितना, 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए मैं बात करता हूं गोले के लिए, गोली के लिए यहां r का मान जो आपको दिया गया है वो 0.5 सेंटीमीटर दिया गया, 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब मैं बात करता हूं एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। देखिए यहाँ 4/3 पाई को पाई रखेंगे, r की जगह रख देंगे 0.5 का क्यूब। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा 1.52, इसे आप सॉल्व करेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। 125 चौकू, सॉरी ये हो जाएगा आपका कितना, 8 बार कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 बार कैंसिल होगा, 4 से काटेंगे से 4 दूनी 8, तो बन जाएगा 1/6 पाई सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। एक गोली का जो आयतन है वो आपका 1/6 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। अब चूंकि कंडीशन क्या है, मैं मान लेता हूं, माना बर्तन में n गोलियां डालने पर बर्तन से 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है।
अब 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है, मतलब कह सकता हूं n मल्टीप्लाई एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन बराबर आपका हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई शंक में पानी की मात्रा, इस तरीके से। तो n मल्टीप्लाई गोली का आयतन आपका 1/6 पाई इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई शंक में पानी की मात्रा कितनी है 200 पाई बटे 3, तो ये हो जाएगा 200 पाई बटे कितना 3। कैंसिल आउट कर सकते हैं, पाई से आप पाई कैंसिल कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं, 3 से 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा n/2 इक्वल टू 200/4, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 पंचे 20, 50, 2 का क्रॉस गुणा कराएंगे तो n बराबर आपका रहेगा 100 गोली। कितनी रहेगा, देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो n बराबर 100 गोली, यानी शंक्वाकार बर्तन में जब आप 100 गोलियां डालेंगे तो जो बर्तन में पानी है उसका 1/4 भाग जो है वो बाहर निकल जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये बोर्ड प्रदर्श पेपर का प्रश्न है। हम आज आपको जो पेपर करा रहे हैं, मॉडल पेपर जो 4 करा रहे हैं, वो आपका बोर्ड प्रतिदर्श पेपर है। आप इस पेपर को लगातार देखिए, 1-2 बार इसका रिवीजन करिए, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे और ये 100% मैं कह सकता हूं। आइए देखते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न, इस मॉडल पेपर का आपका लास्ट प्रश्न रहने वाला है। आइए उस प्रश्न को हल करते हैं और इस मॉडल पेपर को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं अपने अंतिम प्रश्न को। आइए अपने अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते, हल करते। आपका अंतिम प्रश्न क्या रहने वाला है, लिखा हुआ है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 दिया गया है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए मैं बात करने वाला हूं बेलन के लिए। बेलन के लिए जब आप बेलन के लिए बात करेंगे तो यहां आर का मान आपको दिया गया है कितना 2 सेंटीमीटर, व्यास है तो आपका हो जाएगा 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको दी गई है कितनी, इसकी 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का जब आयतन बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान आप जानते हैं 3.14, यहां गिवन दैट है तो 3.14 मल्टीप्लाई आर का मान 1 × 8 हो जाएगा। गुणा कराएंगे तो देखिए 8 चौकू 32, 8 एकम 8 और 3 11 हो जाएगा, 8 3 24, 24 और 1 25 हो जाएगा, यानी ये आने वाला 25.12 सेंटीमीटर क्यूब रहने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं गोलाकार भाग की। गोलाकार भाग के लिए या गोलाकार भाग की त्रिज्या की बात करेंगे। गोलाकार भाग की त्रिज्या, रेडियस क्या बनने वाली है, तो देखिए व्यास दिया गया है आपको 8.5/2, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, ये रहेगा आपका। अब हम आपसे बात करते हैं इस प्रश्न की कंडीशन की कि क्या है इस प्रश्न की कंडीशन, किस तरीके के प्रश्न आपके हैं ये। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आप इस प्रश्न को देखिएगा। देखिए अब मैं बात करता हूं गोलाकार भाग का आयतन। गोलाकार भाग का आयतन ये आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहां देखिए 4/3 पाई का मान आप जानते हैं 3.14, आर का मान 8.5/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। यहां इसे कैंसिल कर सकता हूं, आपका 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और इसे और काट सकता हूं यहां से। देखिए ये हो जाएगा कितना 0 नहीं होगा, यहाँ 1.57 हो जाएगा। देखिए क्या बनेगा 1.57 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 अपॉन ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बहुत ही अच्छी प्रकार से हम इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए सभी का मल्टीप्लाई आपको कराना है। जब आप सबका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए कितना आने वाला है, देखिए आ जाएगा ये 9600
9,000 सॉरी देखिए इसका गुणा कराएंगे तो 9,664 दशमलव आपका कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कितना 17,625, 964.17,625 बनेगा अपॉन में आप यहाँ 3 से डिवाइडेशन करेंगे। जब 3 का डिवाइडेशन करेंगे देखिए 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 11 हो गया, 3 3 9 2 बचेगा, 3 निम 27, 3 दूनी 6, फिर 0 लगाएंगे और 3 8 आपका 24 हो जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर क्यूब रहेगा इतना। अब देखिए बर्तन का जो कुल आयतन है, बर्तन का कुल आयतन, जो बर्तन का कुल आयतन होगा वो आपका क्या बन जाएगा, बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गोलाकार भाग का आयतन, प्लस गोलाकार भाग का आयतन। आप दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए आपका कितना आएगा 25.12 प्लस उसके बाद आपका कितना है 321.399,208। जब आप ऐड करेंगे देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका 208, 9 2 9 और 2 11 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे। यहां देखिए 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा और ये आपका 346.51208 सेंटीमीटर क्यूब रहने वाला है। ये इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा, जबकि बच्चे का जो उत्तर है वो आपका 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम कह सकते हैं क्या, अर्थात बर्तन में पानी का आयतन या पानी की मात्रा कितना है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब है, इतना होगा। तो लिख सकता हूं अतः बच्चे द्वारा दिया गया उत्तर गलत है, सही उत्तर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब होगा। देखिए ये हमारा आज का आपका मॉडल पेपर नंबर 4 था। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से एक बार बताइएगा। अपने मित्रों में इस मॉडल पेपर को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपका जो है वो आपका बोर्ड एग्जाम जो आपका होने वाला है उसका प्रतिदर्श पेपर है, जो आपके यूपी बोर्ड ने जो दिया है वहां से हमने उसको लिया और आपको सॉल्व कराया। कैसा लगा आपको, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कीजिए। मिलेंगे अपने अगले मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।